हेलो गाइस। पिछले लेक्चर में अभी तक हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को यानी कि डबली रीइंफोर्स्ड बीम को लिमिट स्टेट मेथड द्वारा एनालिसिस करना सीखा है। ठीक है, यानी वहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकालना और सेक्शन को डिटरमाइन करना सीखा है। आज हम देखने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम बाई LSM मेथड। ठीक है, WSM तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर LSM मेथड पढ़ रहे हैं, डबली रीइंफोर्स्ड बीम की डिज़ाइनिंग को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्टली हेडिंग डालेंगे डबली रीइंफोर्स्ड बीम की डिज़ाइन, यानी डिज़ाइन स्टेप फॉर डबली रीइंफोर्स्ड बीम। डिज़ाइन डिज़ाइन स्टेप्स या प्रोसीजर फॉर डबली रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, डबली रीइंफोर्स्ड बीम की यहाँ पर डिज़ाइनिंग को देखने जा रहे हैं बाई LSM मेथड, लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड से यहाँ पर हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम की डिज़ाइन के बारे में देखेंगे। ठीक है, कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो मैंने बताया था कि एनालिसिस में होता है कि सेक्शन को हो सकता है डिटरमाइन करने के लिए पूछ ले कि कैसा सेक्शन रहेगा, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम रहेगा कि अंडर रीइंफोर्स्ड रहेगा कि ओवर रीइंफोर्स्ड रहेगा कि बैलेंस सेक्शन रहेगा। सेकेंड चीज़ पूछ सकता है कि कितना लोड को बियर कर सकता है, जितना यानी कि लोड स्ट्रक्चर कितने लोड को बियर कर सकता है, लोड्स वगैरह के बारे में पूछ सकता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना रजिस्ट कर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमको गिवन क्या क्या रहेगा ये देख लेते हैं। हमको गिवन रहेगा, जो गिवन चीज़ें रहेंगी, यानी डिज़ाइन पर्पज़ से अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो कि डिज़ाइनिंग के लिए, तो उसमें क्या क्या गिवन रहेगी, वैल्यू इसमें दी रहेगी ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, यानी FC के क्या होता है, कंक्रीट का ग्रेड से डिटरमाइन करते हैं, तथा FY ये स्टील के ग्रेड से डिटरमाइन करते हैं, यानी स्टील ग्रेड कंक्रीट ग्रेड गिवन रहेगा। लोड दिया रहेगा या लोड तथा स्पैन लेंथ गिवन रहेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, या डायरेक्टली मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट गिवन रहेगा, यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन रहेगा। ठीक है, इन दोनों में से या तो फिर ये दो रहेगा, लोड और लेंथ दिया रहेगा, स्पैन लेंथ दिया रहेगा, या तो बेंडिंग मोमेंट दिया रहेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दिया रहेगा। ठीक है, तथा क्या रहेगा, बीम का क्रॉस सेक्शन दिया रहेगा, बीम का क्रॉस सेक्शन मीन्स क्या हुआ, विड्थ और डेप्थ। और क्या गिवन रहेगा, तथा इसमें दिया रहेगा इफेक्टिव डेप्थ कंप्रेसिव जोन में क्या होगा, D डैश होगा, D डैश इफेक्टिव डेप्थ इन कंप्रेशन जोन, इफेक्टिव डेप्थ इन कंप्रेशन में इफेक्टिव डेप्थ दिया रहेगा, या EC दिया तथा EC दिया रहेगा कहाँ पर, टेंसाइल इफेक्टिव डेप्थ इन टेंशन, इफेक्टिव डेप्थ इन टेंशन जोन। ठीक है, टेंशन जोन, ये चीज़ें दी रहेगी। और क्या दिया रहेगा, इन सब चीज़ को दिया रहेगा। ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट क्या करना रहेगा, हमको डिज़ाइन करना रहेगा, बीम को डिज़ाइन करना है। बीम को डिज़ाइन मतलब क्या है, एरिया ज्ञात करना होगा, एरिया ज्ञात करना होगा किसका, स्टील्स का, कंप्रेशन और टेंशन जोन में। ठीक है, कंप्रेशन तथा टेंशन जोन में एरिया ज्ञात करना होगा। डिज़ाइन करने के लिए बोलेगा, यानी कि क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, AST1 दिया रहे गिवन करना पड़ेगा, AST2 गिवन मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा, तथा ASC को कैलकुलेट करना पड़ेगा। AST1 प्लस AST2 क्या होता है, AST होता है। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील, टोटल एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। ठीक है, ASC क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो इन सबको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, यानी क्या क्या गिवन रहेगा, डायग्राम से अगर देखें तो क्या क्या गिवन रहेगा, डायग्राम में देखें तो। ठीक है, मान लो AST को पूछेगा, यानी AST को कैलकुलेट करना रहेगा, AST को
AST को कैलकुलेट करना रहेगा। अगर टेंशन कंप्रेशन जोन में रहेगा तो AC कंप्रेशन जोन में यानी डबली रीइंफोर्स्ड है तो कंप्रेशन जोन में भी स्टील रहेगा, यानी AC को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो ये ऊपर वाली डेप्थ होगी, कवर होगा ऊपर वाली टॉप डेप्थ, यानी सॉरी टॉप में कवर जो प्रोवाइड करा यानी कंप्रेशन जोन में जो कवर प्रोवाइड करा जाएगा उसे D' कहेंगे, ठीक है। और बॉटम में इसे EC यानी इफेक्टिव कवर इन टेंशन रीजन। ये क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ होगा स्मॉल d, टोटल डेप्थ कैपिटल D होगा, ठीक है। इसमें क्या कैलकुलेट करना रहेगा, AST AC। हो सकता है कि क्रॉस सेक्शन को भी डिज़ाइन करने के लिए पूछ ले, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करने जा रहे हैं, डिज़ाइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, किसकी, डबली रीइंफोर्स्ड बीम की। फिर से देख लेते हैं, डबली रीइंफोर्स्ड बीम में क्या दिया रहेगा, ग्रेड्स दिया रहेगा कंक्रीट स्टील का, लोड दिया रहेगा, स्पैन लेंथ दिया रहेगा, या तो डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट दे देगा, और फिर उसके बाद में क्या, उसके बाद में देगा ये अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट है ये, ठीक है। अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद में बीम का क्रॉस सेक्शन दे सकता है। इफेक्टिव डेप्थ दिया, इफेक्टिव कवर दिया रहेगा, इफेक्टिव डेप्थ नहीं है ये, ठीक है, ये गलत हो गई। इफेक्टिव कवर है ये, इफेक्टिव डेप्थ नहीं, इफेक्टिव कवर है ये, इफेक्टिव कवर है, ठीक है। यानी जो कवर प्रोवाइड किया जाएगा इस स्टील में कोरोजन से बचाने के लिए क्या करते हैं, कवर प्रोवाइड कर देते हैं। ये जो ऊपर नीचे टॉप बॉटम में जो एक्स्ट्रा ये इतनी प्रोवाइड करी जाती है डेप्थ, ये कवर इसे ही कहते हैं, ठीक है। तो ये कोरोजन से बचाने के लिए, ठीक है, की जाती है। तो यह है, ये कवर है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना ये इफेक्टिव कवर है, इफेक्टिव डेप्थ नहीं है, इफेक्टिव कवर इन कंप्रेशन जोन, ये इफेक्टिव कवर इन टेंशन जोन, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेप यानी प्रोसीजर देखें कि फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में तो प्रोसीजर से इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि MU लिमिटिंग को कैलकुलेट करेंगे, MU लिमिटिंग को, यानी डायरेक्टली MU लिमिटिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं, या MU को कैलकुलेट कर लो। MU को कैसे कैलकुलेट करोगे, जो लोड दिया गया है, लोड W दिया गया है, उसको फैक्टर्ड कर देना, यानी 1.5 से मल्टीप्लाई करा देना, तो फैक्टर्ड लोड बन जाएगा, ये WU बन जाएगा, ठीक है। ये जो लोड गिवन था, ये लोड था। अगर इसमें 1.5 से फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करा दें 1.5 से, क्या हो जाएगा, फैक्टर्ड लोड हो जाएगा। तो फैक्टर्ड लोड से इंटू L, इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर अपान 8। अगर UDL लग रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, WL²/8। तो यहाँ से MU याद कर लेंगे, यानी अप्लाइड मोमेंट याद कर लेंगे। MU क्या है, अप्लाइड मोमेंट, तो ये जो वैल्यू आएगी उसको लिख लेंगे, तथा MU लिमिटिंग याद कर लेंगे, यानी मैक्सिमम कितना मोमेंट लग सकता है, MU लिमिटिंग कैलकुलेट कर लेंगे। MU लिमिटिंग कितनी होगी, MU लिमिटिंग को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लिखेंगे 0.36 FCK BXU इंटू D इंटू कवर नहीं लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, XU लिमिटिंग रहेगा, ठीक है, XU लिमिटिंग रहेगा, क्योंकि क्या है, यहाँ पर बैलेंस सेक्शन ही मान के तो डिज़ाइन कर रहे हैं फर्स्टली, क्योंकि हमको अगर यहाँ पर देखेंगे कि डबली रीइंफोर्स्ड अगर डायरेक्टली दिया गया है, डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन डिज़ाइन करना है, तो डायरेक्टली हमको पता रहेगा क्या चीज़, कि MU लिमिटिंग जो लिमिट है, लिमिटिंग मोमेंट है, उससे ज़्यादा बड़ी होगी वैल्यू, कौन सी, जो ये होगी अप्लाइड मोमेंट है, ठीक है। ये पहले भी बता चुका हूँ जब डबली रीइंफोर्स्ड बीम को एनालिसिस के बारे में स्टार्ट करा था, ठीक है। तो MU लिमिटिंग क्या है, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, या मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो स्ट्रक्चर द्वारा सबसे अधिकतम मोमेंट को बियर किया जा रहा है, ठीक है। तथा ये क्या है, MU क्या है, ये लोड अप्लाई किया जा रहा है उसकी वजह से, यानी कि जो बाहरी लोड है, यानी की वजह से अप्लाइड मोमेंट है, अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट। अगर MU लिमिटिंग ग्रेटर देन MU है तो क्या है, इसका मतलब क्या है, डबली रीइंफोर्स्ड बीम है, डबली रीइंफोर्स्ड बीम, क्योंकि टोटल मोमेंट को सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम नहीं बियर कर पाएगा, यानी MU लिमिटिंग तक बियर कर पाएगा। लिमिट से बाहर अगर आ गया तो उसमें क्या करेंगे, स्टील को स्ट्राइड करेंगे, कहाँ पर, कंप्रेशन और टेंशन रीजन में स्टील को ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब वो बन जाएगा डबली रीइंफोर्स्ड बीम, ठीक है। तो ये हो जाएगा डबली, इससे पता चला हमको कि कैसा सेक्शन है, कैसा सेक्शन डिजाइन करना पड़ेगा, डबली रीइंफोर्स्ड बीम,
इससे हमको पता चला कि डबली रीइंफोर्स्ड बीम को डिज़ाइन करना है। तो क्या कैलकुलेट करना है, AST1, AST2 और ASC, ठीक है। AST1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, AST1 तो हेल्प करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो स्ट्रक्चर, जो डायग्राम बनाया था फर्स्ट लेक्चर में, वो डायग्राम यही था, ठीक है। वो यही डायग्राम था। डायग्राम में क्या बताया गया था कि ये डबली रीइंफोर्स्ड बीम है। यहाँ पर फर्स्टली हम क्या करें हैं, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम से एनालिसिस करें हैं, तो पता चला है AST1 यानी टेंसर रीजन में स्टील डाले हैं, कंप्रेशन रीजन में स्टील डाले हैं, सॉरी कंक्रीट डाले हैं। बट जो MU लिमिटिंग था, ये लोड को यानी जितने मोमेंट को नहीं बियर कर पाया था जितना कि मोमेंट अप्लाई करा गया था, यानी कि 150 अप्लाई करा गया था। एग्जांपल के लिए जो बताया था, ठीक है, उसको देख रहे हैं। 150 अप्लाई किया गया था, तो MU लिमिटिंग याद करें तो उतने मोमेंट से ये कम आ रहा था, लिमिटिंग जो लिमिट से बाहर आ रही थी, यानी ठीक है, ये जो अप्लाइड वाली है। तो क्या करें, एक्स्ट्रा मोमेंट जो बच रही थी, रिमेनिंग मोमेंट, ठीक है, ये जो रिमेनिंग मोमेंट थी इसको बियर कराने के लिए एक्स्ट्रा स्टील ऐड करे थे। कहाँ पर, कंप्रेशन और टेंशन रीजन में, ठीक है, मतलब कंप्रेशन और टेंशन रीजन में, यानी AST2 और ASC ऐड करे थे। किसमें, इसी में, ठीक है। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम को स्टील यानी टॉप और बॉटम में, टेंशन और कंप्रेशन रीजन में स्टील डाले थे, यानी कि डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन बना दिए थे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे AST1, AST2 और ASC को, ठीक है। तो यही चीज़ है जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे AST1, AST2 और ASC कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखने वाले हैं। तो फर्स्टली देख लेते हैं, MU लिमिटिंग को लेके चलते हैं। MU लिमिटिंग को कौन कौन बियर कर ले जाएगा, MU लिमिटिंग को सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, यानी जो फर्स्टली बताया था, ये समझ लो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, ठीक है। तो AST1 हो गया, ये बताया गया था, ये MU लिमिटिंग तक बियर करेगा, MU लिमिटिंग तक। लेकिन जो एक्स्ट्रा लोड आ रहा है, एक्स्ट्रा मोमेंट आ रहा है, वो ये सभी यानी ASC और AST2 ये क्या करेगा, जो अप्लाइड है, यहाँ पर अप्लाइड MU अप्लाइड है, ये MU लिमिटिंग है। तो ये जो एक्स्ट्रा मोमेंट आ रहा है, यानी ये जो ये ज़्यादा मोमेंट है, ये उससे कम है, यानी लिमिट से ज़्यादा ये आ गया। तो जो लिमिट से ज़्यादा एक्स्ट्रा वाला बचा, यानी रिमेनिंग वाला बचा, यानी MU माइनस MU लिमिटिंग को ये करेगा बियर, ठीक है। यानी ये रिमेनिंग मोमेंट है, यानी जो लिमिटिंग मोमेंट बियर करा उससे जो बच गया मोमेंट, यानी एक्स्ट्रा जितना नहीं लोड मतलब मोमेंट बियर कर पाया, वो ये करेगा ASC और AST2, ठीक है। तो फर्स्टली MU लिमिटिंग देखते हैं। MU लिमिटिंग में MU लिमिटिंग की हेल्प से फार्मूला लगाएंगे 0.87 FY AST1 इंटू D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग, ठीक है। 0.42 XU लिमिटिंग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं, MU लिमिटिंग हमें पता है, कैसे पता है, यहाँ पर कैलकुलेट किए थे, ठीक है। MU लिमिटिंग, तो MU लिमिटिंग पता है मुझे, AST2 FY भी पता है, AST1 नहीं पता है, D भी पता है, 0.42 XU लिमिटिंग भी पता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, XU लिमिटिंग तो कैलकुलेट कर ले जाएंगे। XU लिमिटिंग कैसे, फर्स्ट स्टेप में देख लो, स्टेप फर्स्ट में XU लिमिटिंग कैलकुलेट कर लो। XU लिमिटिंग क्या होगा, K इंटू डी। K डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू स्टील अपग्रेड, यानी 0.53 होगा Fe250 के लिए। K इक्वल टू 0.48 होगा किसके लिए, Fe415 के लिए। K इक्वल होगा 0.46 किसके लिए, Fe500 के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर AST1 को कैलकुलेट करने के लिए AST1 को एक साइड लिख लेंगे और जो मल्टीप्लाई में है उसको भेज देंगे नीचे, यानी डिवीजन में। MU लिमिटिंग अपान 0.87 FY D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग, ठीक है। ये हो गई AST1 की वैल्यू, ये हो जाएगा AST1 की वैल्यू। यहाँ से कौन सी वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए AST1, यानी ये वाली वैल्यू AST1 वाली, ये वैल्यू को कैलकुलेट कर लिए। अब क्या बचा, AST2 बचा और ASC बचा, इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। AST2 किसको बियर करेगा, AST2, ठीक है, जो रिमेनिंग है वो मिलके ASC और AST2 करेंगे बैलेंस, ठीक है। तो देख लेते हैं AST2 को कैलकुलेट करने के लिए। AST2 कौन से मोमेंट को, MU माइनस MU लिमिटिंग, ठीक है, अपान
अपॉन 0.87 FY इंटू लीवर आर्म कितना है, D माइनस डी डैश होगा। किसके लिए, इसके लिए, ठीक है, लीवर आर्म। तो ST2 आ गया, ये हो गया ST2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ बचा ASC। ASC को कैलकुलेट करने के लिए कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स को, यानी कौन से सेक्शन में, इस सेक्शन में यानी C2 C1 ये जो था इसमें क्या था, इसमें टोटल स्टील था, नो कंक्रीट, यहाँ पर कोई कंक्रीट नहीं था, यहाँ पर सिर्फ कंक्रीट ही था, यहाँ पर नो स्टील था, मतलब नो कंप्रेशन रीजन में नो स्टील नहीं था, ठीक है। तो नो कंक्रीट, यहाँ पर कंक्रीट नहीं है, तो यहाँ पर क्या बताया था, C2 और T2, C2 T2 को बराबर कर रहे थे, यानी कंप्रेसिव फोर्स इन ये सेकेंड डायग्राम एंड टेंसाइल फोर्स, ठीक है। तो C2 T2 को इक्वल करा लेते हैं, C2 और T2 को इक्वल कराएंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यूज़ C2 यानी कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स। इसमें क्या बताता है कंप्रेसिव फोर्स, 0 ASC FSC माइनस 0.446 FCK इंटू लीवर आर्म D माइनस डी डैश, सॉरी फोर्स था तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ही लिखेंगे, स्ट्रेस इंटू एरिया इक्वल टू 0.87 FY AST2, यानी ST2 पता है हमको, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन रीजन सेकेंड वाले पार्ट में, इसमें पता है टेंशन रीजन में कितना है, क्योंकि ये अभी कैलकुलेट करा है ये ST2, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो इसमें क्या FSC तो कैलकुलेट करेंगे D डैश अपान D, हाँ FSC किस पर डिपेंड होता है, FSC की वैल्यू D डैश अपान D के देखो FSC की वैल्यू D डैश अपान D पर डिपेंड करती है, टेबल बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है, इसकी टेबल ऑलरेडी बता दिया है, टेबल इसकी बता दी है, यही टेबल है, ठीक है। ये D डैश अपान D के आधार पर FSC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बताया था कि स्टील की ग्रेड जब Fe250 होगी और D डैश अपान D की वैल्यू आती है मान लो 0.05, तो क्या होगा, स्टील ग्रेड Fe250 है तो 217 होगा, अगर Fe415 है तो 355 होगा, अगर Fe500 है तो कितना होगा, 424 होगा, ठीक है। यानी अगर D डैश अपान D की वैल्यू मान लो आ गया 0.15 तो कितनी हो जाएगी, Fe250 की हो जाएगी 217, Fe415 की हो जाएगी वैल्यू 342 और Fe500 की वैल्यू हो जाएगी 395, ये हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो यानी यहाँ पर सभी वैल्यूज पता है हमें, यानी FSC पता है, FCK पता है, FY पता है, ST2 पता है, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, ASC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ASC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ASC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, 0.87 FY AST2 अपान इसको नीचे भेज दो क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवीजन में आ जाएगा, 0.446 FCK, 0.66 FCK, सॉरी 446 FCK, ये हो गया, ठीक है। तो क्या है, AST1 AST2 और ASC की यहाँ पर वैल्यूज़ को कैलकुलेट करा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये सेकंड स्टेप मान लो, ये सेकंड स्टेप है, ठीक है, और ठीक है ये यहाँ पर स्टेप थर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्टील्स यानी डिज़ाइन करा है, क्या चीज़, डबली रीइंफोर्स बीम, उसमें क्या करा है, स्टील्स याद करा है कंप्रेशन रीजन में और टेंशन रीजन में, ठीक है। इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है।